Hello employees, are you still facing lots of challenges your employment journey or disappointed frequently change your workplace? If yes, so the reason is behind lack of employment awareness and HR policies. Today we will discuss about employees onboarding awareness and HR professionals in frontline. अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ फनील लोधी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ एक बहुत सीनियर HR प्रोफेशनल मौजूद हैं जो कि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेयरनेस पे बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू लेके आई हैं जो शायद आप लोगों को आज से पहले नहीं पता थी। मैं वेलकम करती हूँ मिस वर्जिया फरियाद। शी इज़ विद मी। मिस वर्जिया फरियाद जो हैं अ सीजनल HR प्रोफेशनल सिंस 12 years। शी वर्क इन नेशनली एंड इंटरनेशनल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो इनकी काबिलियत को, इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए आज हम इनसे जो क्वेश्चंस करेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ वो तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए इतने यूज़फुल होंगे कि उसको सुनने के बाद आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को ना सिर्फ सिक्योर कर सकते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम टुडे। मिस वजिया फरियाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरीन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट योर यूट्यूब चैनल। और आई एम श्योर कि हमारी जो भी कॉन्वर्जेशन है उससे बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिस वक्त जॉब कर रहे हैं, वो काफ़ी हेल्प हासिल कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह यू आर HR प्रोफेशनल सिंस 12 years और इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को जो है वो मनवाती रही हैं। न सिर्फ HR को बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स भी हैं, दूसरे बहुत सारे मैटर्स भी हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जो है हेल्प आउट भी करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं उनको बताती भी हैं कि किस तरह आपको जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं हर चीज़ में, अपनी एम्प्लॉयमेंट में। तो हमने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, लोग भी हमें बताते रहते हैं कि HR इंटरव्यू में अगर आप जाएँ, इंटरव्यू सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट की, हम जब अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में जाने के लिए कौन से स्टेप्स हैं वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आफ्टर इंटरव्यू अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपको कॉल बैक आ जाती है और आपको एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है आज के इस प्रोग्राम को हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि क्या इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने में वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कभी कभी आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं और एम्प्लॉयज़ को नहीं मालूम होता। ऑलराइट, सो रियली ये एक टॉपिक है जिस पे अभी तक मैंने देखा कि बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं और अभी तक इस टॉपिक को हाईलाइट नहीं किया गया है। हमारे पास भी मैं काफ़ी ईयर से इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ और मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को जिसको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू नेगोशिएट कर लेना चाहिए वो उस चीज़ को नेगोशिएट नहीं करते हैं। बहुत सारे गुड कैंडिडेट्स, सीनियर कैंडिडेट्स भी सैलरी नेगोशिएशन की जब बात आती है कि चलें जी आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपके पास HR डिपार्टमेंट से कॉल आई कि जी अब हम आपसे सैलरी के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो यूजुअली एक आंसर मिलता है मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव है, एग्जैक्टली मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। अब मार्केट बेस्ड में उनको ये नहीं पता होता कि व्हाट शुड बी आस्क्ड, क्या हमारी क्या डिमांड है और हम इसको किस तरह इवैल्यूएट करें। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास एक कम ऑफर आ जाती है और जब वो कम ऑफर आती है तो आपके लिए फीजिबल ही नहीं हो रही होती है, तो आप कैंडिडेट जो होता है वो इस बात के ऊपर परेशान हो जाता है कि ये क्या ऑफर दी, और फिर बैक एंड फोर्थ जो होती है वो चीज़ें वर्कआउट करने लग जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है आफरीन, बल्कि मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि एक तो रिक्रूटर को जो रिक्रूटमेंट कर रहा हो उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन सैलरी ब्रैकेट के बारे में, बजाय इसके कि कैंडिडेट पूछे, आपको खुद ही दे देनी चाहिए इंफॉर्मेशन कि अगर वो इस इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है, इस पोजीशन में इंटरेस्टेड है तो वो आ जाए। और अगर उसको लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं है, मेरे नज़दीक ये जो एक सैलरी के आगे लिखा होता है नेगोशिएबल, ये कोई वर्ड ही नहीं है। रीज़न भी बिकॉज वी आर नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बाय कर रहे हैं, हम तो ह्यूमन रिसोर्सेज की सर्विसेज हासिल कर रहे हैं। Exactly. तो एवरी ह्यूमन हैज़ हिज वर्थ होती है उसकी। तो ये चीज़ों को इस तरह इवैल्यूएट करना कि हम नेगोशिएट करेंगे, तो नेगोशिएशन इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गुड। इट्स नॉट गुड फॉर कंपनी एज वेल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी अगर एक को भी टाइम देंगे, वो ऑप्शन को ओके कर भी देता है, थोड़े से बाद वो अपनी नेक्स्ट ऑप्शन ढूंढेगा, फिर कंपनी को भी दूसरा पर्सन हायर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो द सैलरी कंपनीज में हमारे पास भी हेड काउंट बजट होता है, हमें ये बात पता होती है कि हमारा ये बजट है और हमें इस बजट के अंडर ही लेकर आना है। अब इसमें जो आप बैक एंड फोर्थ वर्किंग करते हो, चलिए आपकी करंट रॉन्ग सैलरी क्या है और आप जो हैं वो मतलब आपके बेनिफिट्स क्या हैं, दीज शुड बी आस्क्ड। बट लोअर द डाउन जाके एक चीज़ होती है कि बंदे को इतने पैसों में लेकर आ जाओ, ये दिस
दिस शुडंट बी डन। तो ये क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट को क्या करना चाहिए इस तरह की कंडीशन? एम्प्लॉय को पहली तो चीज़ ये एम्प्लॉय को ओपनली आके पूछ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द सैलरी ब्रैकेट ऑफ दिस पोजीशन। अगर वो उसके लिए फिजिबल है तो वो उससे कह के हाँ जी फिजिबल है और मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ, और अगर वो उसके लिए फिजिबल ना हो तो ई मे रिजेक्ट द इंटरव्यू कॉल एट द सेम टाइम। वो कह सकता है कि नहीं सॉरी, जो आपका पैकेज है या जो आपकी जो रेंज है वो मेरी उसके अंदर फिजिबिलिटी में आ ही नहीं रही है। और दूसरी चीज़, रिक्रूटर की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे चाहिए कि वो कैंडिडेट को बताए कि भाई दिस इज़ द सैलरी ब्रैकेट, दीज आर द बेनिफिट्स और ये सब चीज़ें जो हैं। तो अब आप बताइए कि क्या आप इंटरव्यू के ऊपर आना चाहते हैं, तो फिर आप इंटरव्यू के अंदर जो है होता है वो आ जाता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैंने यूएस के लिए भी हायरिंग की है, ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ। यूएस में दे नेवर आस्क अबाउट योर करंट सैलरी, they never ask about your educational documents even, they just check your caliber कि आपका कैलिबर क्या है, आप उस जॉब पे इंटरव्यू कैसे देते हो। एजुकेशन इज अनदर थिंग बट येस दे वेरीफाई योर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वो सैलरी कुछ नहीं पूछते, वो ये कहते हैं कि अच्छा ये हमारी जॉब है। यूएस में और दूसरे बहुत सारे अब्रॉड में यही होता है कि कहते हैं पैकेज हमारे पास ये है, आप ये देखें। हम अगर जाते हैं दुबई में, अगर हम जॉब सर्च कर रहे हैं, अगर हम किसी यूके में या कहीं पे भी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ हमेशा आपको पोजीशन के नीचे सैलरी ब्रैकेट ज़रूर दिया हुआ होगा, ठीक है। और जब वो सैलरी पैकेज दिया होगा ना तो आपसे कोई नेगोशिएट नहीं करेगा कि आप इससे कम पर आ जाओ, उन्होंने खुद ही बताएगा। अब आप अगर हमारा इंटरव्यू क्लियर करते हैं और अगर आप जो है वो एक्सपीरियंस और हर चीज़ के क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं, तो वो जो पैकेज है, जो सैलरी है जो आप डिजर्व कर रहे हो वो ये है और हम आपको वो देंगे, सही, वेदर यू आर अंडर पेड विद योर करंट एम्प्लॉयर। सही। अच्छा मिस, इसमें एक चीज़ और बताइएगा, जैसे एम्प्लॉय हायर हो जाता है, उसने ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने उसको, रिक्रूटर ने उसको ओके कर दिया और वो आगे आके ऑन बोर्ड हो गया। ऑन बोर्ड होने के बाद अक्सर बेशतर हम ऐसा भी देखते हैं, जैसे पाकिस्तान में तो ये सिनेरियो है ना कि हम यहाँ पर एजुकेशन को जो है बहुत फोकस देते हैं कि अगर आपकी डिग्री ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपकी सैलरी पे इसके लिए होगा, और अगर आप मास्टर्स कर जाते हैं तो ये होगा। तो आफ्टर दैट कि अगर एक एम्प्लॉय वहाँ बैठे बैठे अपनी पोजीशन एजुकेशन को जो है अपग्रेड कर लेता है और उसके बाद वो अगर आगे चीज़ें सबमिट कर देता है, तो क्या आपके ख्याल में क्या कंपनी को क्या करना चाहिए, उसकी सैलरी को अपग्रेड करना चाहिए? और मेजॉरिटी अगर रेलिवेंसी होती है, ठीक है, जैसे मेरे पास भी बीबीए कर रहे होते हैं बच्चे, वो आते हैं और आके कहते हैं वी आर इन द प्रोसेस, अभी हमारा प्रोग्रेस है और हम आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 6 मंथ्स इसको कंप्लीट कर लेंगे, हमारी वीकेंड की क्लासेस है, ठीक है। तो जब वो करके आ जाते हैं तो हम उसको ज़रूर वेटेज देते हैं उसके ऊपर, वो अपनी डिग्री लेकर आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अवेटेड फॉर द एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम जो है वो जब अपने रिजल्ट लेकर आते हैं तो हम उन्हें भी वेटेज दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि एजुकेशन जो एक लाइन होती है कि क्वालिफिकेशन इन द सेम फील्ड, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड, जो होनी चाहिए है। और हाँ, अगर नहीं होती है और कोई इन ड्यूरिंग बाद में कंप्लीट कर लेता है तो उस पर वेटेज जो होती है वो ज़रूर मिलनी चाहिए उससे। ये एम्प्लॉय का हक है। हमारी जो नेशनल कंपनीज भी हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, बल्कि आजकल तो कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं जो लोग करके आते हैं और आगे बताते हैं कि जी वी वुड बी फ्रूटफुल फॉर दिस इंस्टीट्यूट इन दैट वे। यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैंने पिछले दिनों ये देखा कि कुछ SHRM के कोर्सेज होते हैं जैसे, ठीक है, कुछ CIPD के कोर्सेज होते हैं जैसे। इफ़ यू हैव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस राइट बट यू डोंट हैव द क्वालिफिकेशन, तो आप वो वाले कोर्सेज कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएं, तो फिर आपका एक्सपीरियंस विद द वेटेज ऑफ योर क्वालिफिकेशन बोथ विल बी काउंट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बट वॉट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता और वो जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन को जो उन्हें बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर मालूम पूछ होना लेने चाहिए। चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेशनरी पीरियड कितने मंथ्स का होता है, दिस इज़ योर राइट। या आप पूछें या आपके लेटर पे लिखा हुआ होना चाहिए, ऑफर लेटर के पर, कि ये आपका प्रोबेशनरी पीरियड का ड्यूरेशन होगा, ठीक है। सही। दूसरी चीज़, बेनिफिट्स क्या हैं जो वो कंपनी दे रही है। बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें यही नहीं पता कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स जो है
वो कंपनीज़ के ऊपर जो है वो फिक्स्ड कर दिए हैं कि वो उन्हें एम्प्लॉय को देने, जैसे EOBI बेनिफिट्स जो होते हैं, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट जो होता है, जिसमें उनको 15 साल की जॉब के बाद समटाइम्स जो फीमेल्स होती हैं उनके ऊपर और रिलैक्सेशन है, तो आपको एक पेंशन मिल जाती है जिसका एक कम्प्लीटली फार्मूला है जो EOBI अपनी वेबसाइट के ऊपर उस चीज़ को बता रहा होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ को ये बात नहीं पता होती, वो बहुत सारे कंपनीज़ में विदाउट दिस बेनिफिट अपना कर लेते हैं, और फिर जब वो किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ जाके उन्हें पता चलता है कि ओह वी आर मिसिंग दिस थिंग। द सेम थिंग इज ग्रेजुएटी एंड द प्रोविडेंट फंड। अच्छा, एज पर द मतलब या तो ग्रेजुएटी होनी चाहिए आपकी और या तो फिर प्रोविडेंट फंड, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। बट देर आर सम कंपनीज जो ग्रेजुएटी और प्रोविडेंट फंड दोनों ही दे रही होती हैं, तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो नहीं दे रही होती हैं ये। फिर एक चीज़ कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कितनी बार रिन्यूअल पे जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो कंफर्मेशन है वो एज पर द पॉलिसी और एज पर योर ऑफर लेटर इट इज़ ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद नहीं हुई, आपको कोई फीडबैक भी नहीं मिला कि क्यों नहीं हो रही कंफर्मेशन आपकी, इट इज़ योर राइट कि आप जाके पूछेंगे भाई क्या है, क्यों नहीं हो रही है कंफर्मेशन, रीज़न क्या है, सो दैट यू ऑलवेज फाइंड इम्प्रूवमेंट एरियाज आपको जो हैं वो मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो रिन्यूअल पे जाता है तो एक सर्टेन लिमिट तक तो वो रिन्यूअल पे जा सकता है, मगर एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर वो 9 मंथ से प्लस चला जाए तो वो एम्प्लॉय कंसिडर्ड किया जाता है कि वो परमानेंट एम्प्लॉय है, चाहे कंपनी उसे परमानेंट करे या ना करे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कंपनी उसको परमानेंट नहीं करे तो फिर उसकी वो सारी बेनिफिट्स भी स्टार्ट नहीं होते जो एक कहा जाता है। दिस इज समथिंग जो क्योंकि ये एक एम्प्लॉय का लॉस है कि वो विदाउट बेनिफिट्स काम किए चला जा रहा है, वो बेनिफिट्स जो उसको मिलने ही चाहिए थे, ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक इसकी एक लिटिल एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जेनिटोरियल स्टाफ होता है जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे चला जाता है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा होता है, ना ही OBI के कोई बेनिफिट होते हैं उनके पास, ना सेसी होता है उनके पास कुछ, ठीक है, और ना ही उनके पास कोई प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी होता है। तो वो बेचारों को पता ही नहीं होता कि जी हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पे चलते चले जा रहे हैं और हम परमानेंट भी हो सकते हैं एज पर लॉ, और हम जो है वो मतलब हम इंटाइटल्ड हैं कि हमें ये बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच एन एम्प्लॉय शुड डू, जिसको एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। सही। अच्छा, मेरे ख्याल में इस वजह मुझे एक बात बताएं, मैंने आज तक वैसे ऐसे कहीं किसी इदारे में देखा नहीं, माशाल्लाह 17 ईयर से मैं भी वर्क कर रही हूँ, मुख्तलिफ इदारों के साथ एसोसिएट रही हूँ। जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, जब एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू हम एक पैनल से मिलते हैं इदारे के, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके बाद वो सब लोग फिर गायब हो जाते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो अपने सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट हेड तक रह जाता है या जो कंसर्न पर्सन जिनको हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आपका नहीं ख्याल कि ये सारी चीज़ें जो टाइम टू टाइम या तो पॉलिसीज़ भी कुछ चेंज होती रहती होंगी, HR की कुछ कंपनी की पॉलिसीज़ भी चेंज होती होंगी, आपका नहीं ख्याल कि टाइम टू टाइम एटलीस्ट HR पर्सन को अपने न्यू एम्प्लॉयमेंट के साथ एक सेशन कंडक्ट करना चाहिए, उनको ये बेनिफिशियरी तमाम चीज़ें बताना चाहिए? आई बिलीव इट, ऐसा होना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि जैसे हम अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में जहाँ मैं भी करंटली एम्प्लॉयड हूँ, हम ये करने के लिए प्लान कर रहे हैं कि अब हमारे पास वो एम्प्लॉय जिनको 10-10 साल हो गए काम किए हुए, 8-8 साल हो गए, तो हम उनको रिफ्रेशर के कोर्स करवाएं, पॉलिसीज़ उन्हें दोबारा से बताएं कि पॉलिसीज़ क्या हैं एम्प्लॉयज़ के। हाउएवर इफ़ दे आर इन सम अदर सिटीज़, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो वर्चुअल सेशंस हो जाने चाहिए जिसमें एम्प्लॉयज़ की एक गेट टुगेदर हो सकती है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से मिल सकता है और आई मीन टू से कि वो जान सकता है कि ये HOD कौन है, वो HOD कौन है, मुझे किसे रिपोर्ट करना है, ऑर्ग चार्ट उसको, क्योंकि ऑर्ग चार्ट तो ऑल टाइम चेंज हो रहे हैं, अब उसको कनेक्टेड होना चाहिए। तो इट इज़ अप टू द कनेक्टिविटी कि आप अपने एम्प्लॉय को कैसे कनेक्टेड करवा रहे हैं, ये होना चाहिए, लाजिम होना चाहिए, बिल्कुल ताकि लाजिम होना इसमें ये कि चाहिए। एक दूसरे से इंट्रैक्शन भी रहती है, इंटरेक्शन हो। अब जैसे फरीन मैं आपको बताऊँ, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हम इस वक्त जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, जितनी भी हमारी अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, वो एम्प्लॉय के पोर्टल पर ही अवेलेबल हैं। यानी उसको ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से पूछे कि व्हाट इज़ द लीव पॉलिसी, व्हाट इज़ दिस पॉलिसी, व्हाट इज़ दैट पॉलिसी। अब डिजिटलाइजेशन है, तमाम चीज़ें हम अपने पोर्टल पे जाएं, हर किसी के पास अवेलेबल है, हर कोई जो है वो डिजिटली उसको देख सकता है कि क्या है।
सही। अच्छा, एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मुझे जो लगता है कि हमारे यहाँ एचआर के डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, रूल्स भी हैं, रेगुलेशन भी हैं। आपने बताया किस तरह हायरिंग है और किस तरह एम्प्लॉय को इन होना चाहिए, ऑन बोर्ड होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी जॉब सिक्योरिटीज़ भी नहीं है ना, मतलब ऐसा कोई मिसकंसेप्शन कह लें या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें कि एम्प्लॉय जो है ना जॉब को लेके ना बहुत परेशान भी होता है, किसी भी वक्त कभी भी उठा के कोई भी निकाल देगा, जबकि एचआर के डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, जबकि उसने टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर भी करा हुआ है, लेकिन बाद में आके वो पॉलिसी चेंज हो जाती है कि नहीं हमारी अपनी पॉलिसी है। फरीद Termination के बारे में क्या कहेंगे? देखें, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। क्लोजर ऑफ द सर्विसेज, आई थिंक दिस इज़ द गुड वर्ड इंस्टेड ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ द सर्विसेज किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो वो गुड नोट पे भी हो सकता है या तो फिर वो बैड नोट पे भी हो सकता है। तो अगर इफ़ इट इज़ ऑन अ बैड नोट, इफ द एम्प्लॉय इज़ ऑन गिल्टी, तो फिर तो ऑफ कोर्स उसको जो है वो टर्मिनेशन हो सकती है। लेकिन टर्मिनेशन किस तरह करनी चाहिए, यानी अगर आप किसी की एम्प्लॉय की सर्विसेज को क्लोज कर रहे हैं तो आप उसको कैसे क्लोज कर रहे हैं? क्या आप उसको एक दिन बुलाते और बुला के कहते हैं ये लीजिए लेटर आपका टर्मिनेशन एंड बाय? तो दिस इज़ नॉट द वे। अगर हम अपने लॉज देखें तो एक्चुअली हमारी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है, ठीक है। यानी पाकिस्तान के लेबर लॉज कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएं, उसको अवेयरनेस दें, ठीक है। अवेयरनेस देने के बाद फिर आप उसको बताएं आपकी टाइम बाय टाइम अगर परफॉर्मेंस में इशूज़ हैं, ओनली देन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड केसेस और द थेफ्ट केसेस, but yes, if the termination is due because is happening just because of the performance issues ना, तो performance issues वो issues होते हैं जो resolve भी हो सकते हैं। Exactly. मगर डिपेंड कर होता है कि आप उसको फीडबैक दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, Employee को कुछ पता भी या नहीं है। वेट कर रहे हैं कि वो टाइम आएगा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाएंगे तो तब हम उसे एकदम बताएंगे कि जी यू आर जीरो। अगर आप उस टाइम पे किसी को ये बता दो कि यू आर जीरो, तो इसका मतलब है आप खुद भी जीरो ही हैं, क्योंकि आप उसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, उसे संभलने का मौका ही फिर नहीं आप दिया मुझे बताएं इस सूरत हाल में एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप वो सारे ही लॉज बाईपास हो जाते हैं, उसको टर्मिनेशन पकड़ा दिया जाता है और वो ये कहते हैं कि भाई टर्मिनेशन इज़ नॉट बिकॉज आई एम ऑन गिल्टी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कुछ भी टर्मिनेशन पे लिखा हुआ है ये सब कुछ गलत लिखा हुआ है एंड आई कैन प्रूव इट एज वेल, ठीक है। मगर देयर इज नो वन हु कुड हियर अबाउट वांट टू हियर दिस थिंग ना, तो वो बस ये कहता है कि आपकी शक्ल पसंद नहीं है, आप कल से मत आइए। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल पॉलिसीज होती हैं बहुत एनीथिंग मैटर्स होते हैं। तो इसका एक बिल्कुल सीधा तरीका तो ये है कि आप कोर्ट्स में जाएं और वहाँ जाके अपना केस फाइल करें और स्टार्ट कर दें वहाँ पे। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे एक लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कि आप खुद भी ये बात कह रही हैं, तो हमारे पास इवन आफ्टर एक एम्प्लॉय गिल्टी नहीं होता है फिर भी वो लीगल कोर्ट्स में नहीं जाता है, वो उसे ये नहीं बता सकता कि हे यू डिड रॉन्ग विथ मी, आई एम नॉट ऑन गिल्टी, हाउ डेयर यू टू डू दिस विथ मी। एग्जैक्टली, आप ये नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास राइट है कि हम जाएं और करें। अच्छा, मैं एक और भी मैं आपको बात बताऊं, हमारे कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने काफ़ी सारे हियरिंग्स एम्प्लॉय के देखे, इसमें अगर एम्प्लॉय गिल्टी पे नहीं होता वो लॉयर कर देता है, जैसे भी वो जाता है, ठीक है। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग जाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं भाई हम इतना टाइम इधर लगाएंगे, इससे बेहतर है हम न्यू जॉब सॉर्ट करें, हमें घर भी तो चलाना है। एग्जैक्टली, ये पूरा रीजन है कि जो सैलरी उन्होंने वर्क फॉर टाइम ली उनके मुंह से छीन ली, अब उनको कहीं और तो उसको इवन एक राइट बनता है एम्प्लॉय का कि अगर आप उसको इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द सर्विसेज कर रहे हैं ऑन फ्यू ग्राउंड्स, ठीक है, जो कि इमीडिएट डिसमिसल का कोई सबब बन जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको 1 मंथ की ग्रॉस सैलरी इन एडवांस देनी चाहिए। फाइनल सेटलमेंट आपको देन एंड देयर उसी वक्त कर देना चाहिए अगर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना एम्प्लॉय बेचारे को पता होता है कि जी आज अगर आप मुझसे कह रहे हो कि मेरा लास्ट वर्किंग डे है तो आप मेरा फाइनल सेटलमेंट अभी दो, मेरी 1 मंथ की एडवांस सैलरी अभी दें। वो बेचारा इवन आफ्टर गेटिंग द टर्मिनेशन लेटर बैक एंड फोर्थ चक्कर लगाता है कि मेरे पैसे तो आए नहीं है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दें, वही मेरी सैलरी ही दे दें जो मेरी सैलरी रह गई है। तो एम्प्लॉय में या एक अवेयरनेस होनी चाहिए इस बात की कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए।
हम किस तरह रिएक्ट करें। सही, थैंक यू सो मच मिस वजिया इतनी ब्रीफ डिस्कशन और अवेयरनेस के लिए कि आई मेक श्योर कि बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स होंगे हमारे वो भी क्लियर होंगे, और जो बहुत सारी जो ऐसी लैक ऑफ अवेयरनेस होगी वो भी इस वीडियो के थ्रू और आपकी कन्वर्सेशन के थ्रू जो है वाइस कर चलेंगे। मुझे एक चीज़ और बताइए कि हमने बात करी ऑन बोर्डिंग की, हमने बात करी कि ऑफ़र लेटर की, हमने बात करी टर्मिनेशन की, HR पॉलिसीज़ की, कौन से वो इस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एट अ टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिफोर स्टार्टिंग द एम्प्लॉयमेंट आपके पास होने चाहिए, और अगर कंपनी आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करती तो फिर एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने खुद ऐसा देखा है बहुत जगहों पे कि आपको ऑफर लेटर पकड़ा दिया जाता है, ठीक है, वो ईमेल कर दिया गया आपको ऑफर लेटर, उसके बाद आपने बताया कि हमारा तो ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है, बस आपकी तो बहुत अच्छे नोट पे हैं, आपकी तो अभी ये सारे बेनिफिट्स स्टार्ट हो गए, एम्प्लॉय बैठा हुआ है बहुत हैप्पी गो लकी नेचर में कि यार मैं तो बहुत लकी हूँ, किसी बहुत अच्छे इदारे में आ गया हूँ। बाद में उसको पता लगता है किसी भी वक्त उठा के उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी भी छोटी सी बात पे। ठीक है, देखिए आप फरी 3 काइंड ऑफ लेटर्स होते हैं। पहला आपका ऑफर लेटर होता है। ऑफर लेटर डिस्क्राइब कर रहा होता है कि आपकी जॉब ऑफर क्या है, उसमें बेनिफिट्स वगैरह, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं। सही, और वो मेंशन्ड अगर नहीं है तो दैट इज़, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपकी ये सैलरी होगी और कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, तो दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट। रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी ऑफर है और उसके साथ ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो मेंशन्ड होना चाहिए, आपकी सैलरी के टर्म्स मेंशन्ड होने चाहिए, आपके शिफ्ट आवर्स मेंशन्ड होने चाहिए, लोकेशन प्रॉपर्टी मेंशन्ड होनी चाहिए, क्लॉजेज रिलेटेड टू द टर्मिनेशन और प्रोबेशनरी पीरियड, ये सब मेंशन होने चाहिए कि अगर ड्यूरिंग प्रोबेशनरी ये हो जाएगा तो आप उसको किस तरीके से, अब वो कैसे कर रहे होंगे और आप कैसे कर रहे होंगे। अगर आप, क्योंकि एक एम्प्लॉय को, एक कैंडिडेट को अगर ये चीज़ समझ आ रही होती है ना, तो वो फिर ऑफर लेटर साइन करता है और कहता है जी अब नाउ दिस इज माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट, यहाँ तक बात होगी। फिर देन व्हेन यू आर क्रॉसिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड ना, तो आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलता है, ठीक है। अब पहले तो जब आप जॉब, जिस दिन आप जॉब पे जाते हो उस दिन आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा कि आज से आपका अपॉइंटमेंट, ऑफर के बाद आप अपॉइंट हो। नो, आई एम सेइंग दिस थिंग कि सबसे पहले आपको जॉब ऑफर आती है और जॉब ऑफर लेटर मिलता है, फिर आपको एक, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है, दिस इज योर अपॉइंटमेंट लेटर। जॉब ऑफर लेटर भी हो सकते हैं, आपकी ईमेल भी हो सकती है, और अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर फुल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि जी नाउ दिस इज, और आपका प्रोबेशनरी पीरियड ये सब इस तरीके से होगा डॉक्यूमेंटेड, आप उसको साइन कर लेते हो, ठीक है, और वो आपका चलता रहता है जब तक आपकी जॉब कंफर्मेशन ड्यू आती है। वंस यू गेट कंफर्म्ड इन द जॉब ना, तो आपको एक जॉब कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, ठीक है। और जॉब कंफर्मेशन जो होता है वो ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि अब आपके ये बेनिफिट्स प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गए, ठीक है, आफ्टर द कंफर्मेशन, जो कि यूजुअली जो है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर एलिजिबल फॉर द बोनस और एनीथिंग एल्स इंक्रीमेंट ना, तो वो फिर आपको कंफर्मेशन के बाद वो आपका पूरा साइकिल जो होता है वो चलने लग जाता है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो कंफर्मेशन तक आपके पास होने चाहिए हैं, और अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स जाके पूछना चाहिए कि आई हैव जस्ट ओनली रिसीव 1 ऑफर लेटर, सो वेयर इज माय अपॉइंटमेंट लेटर। सो क्या आपने मुझे अपॉइंटमेंट कर लिया। ऑफर लेटर ये कहता है कि आपको ऑफर दी जा रही है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर ये कहता है कि अब आप ज्वाइन कर रहे हो, आपका अपॉइंटमेंट इस डेट से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और कंफर्मेशन ये लेटर ये बताता है कि नाउ यू आर अ कंफर्म्ड एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो दूसरे कोरस्पॉन्डेंस होती हैं, फिर उन्हीं के कोरस्पॉन्डेंस में जब आपकी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, तो देन यू शुड नो कि डू दे हैव एनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं, जो मतलब जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ किस तरह डील होते हैं, लीव पॉलिसीज़ क्या हैं इनकी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या हैं, ये क्या है वो क्या, आप सारी चीज़ें ना सॉर्ट आउट करते हैं जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो, ठीक है। तो और ऑफर लेटर में एक्चुअली में वो बताते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, और वहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें जो होती हैं अपॉइंटमेंट लेटर के में जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रही होती है, नहीं आ रही होती है नज़र तो आप पूछ लेते हो कि भाई मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू डोंट नो व्हाट इज़ द लीव पॉलिसी ना, और फिर मंथ एंड पे आपको खा जाता है आपके इतने सारे पैसे इसलिए कट गए क्योंकि हम तो इस तरह फॉलो करते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर पे या तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, और नहीं तो सेपरेटली उसके साथ कोई एनेक्सियर या कोई पॉलिसी बता देते कि जी अब आप अपॉइंट हो गए, अप टिल योर कंफर्मेशन यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। जॉब कंफर्मेशन हो जाती है तो देन आपके एंटाइटलमेंट ऑन द बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस बढ़ जाता है आपका,
ठीक है, फिर तो आप एक कन्फर्म्ड एम्प्लॉय हो जाते हो और फिर आपकी जो जॉब होती है उस तरह से कंटिन्यू हो जाती है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच अ पर्सन शुड हैव। अब अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एक ईमेल चली गई, ये आपकी जॉब ऑफर है, आप इस पर जवाब दें इज इट एक्सेप्टेबल और नॉट, ठीक है। तो समटाइम्स कुछ एम्प्लॉयर क्या करते हैं, सिर्फ सैलरी लिख के दे देते हैं, बेनिफिट्स बताते ही नहीं है, अलाउंसेस बताते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप वहीं पर ही पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस, काइंडली मुझे ये भी मेंशन कर दीजिए, वरना अदरवाइज वो जब आप अपॉइंटमेंट पे आते हो तो वहाँ पे आपको बाकायदा ब्लैक एंड वाइट में मिल जाता है। मैं एक बात सजेस्ट करूँगी, सारे जो भी लोग कैंडिडेट्स हैं जो इधर अप्लाई करते हैं, कोशिश करें कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट अपने पास रखें। अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, कंपनी का स्टैम्प हुआ हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ब्लैक एंड वाइट नहीं है तो इफ़ इट इज़ ऑन एन ईमेल दैट इज़ ऑल्सो गुड। तीसरी चीज़, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये, देखिए सैलरी का जो मोड है वो बैंक ट्रांसफ़र होना चाहिए, ऑन कैश नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर लिटरेट हैं, हमें सबको पता है, ठीक है। टैक्सेशन के मैटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको अपने सैलरी प्रूफ्स देने होते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे आप अपने कैश में सैलरी ले रहे होते हैं तो एक्चुअली में आप अपनी वर्थ खुद ही से कम कर रहे होते हो। या जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो आके कहते हैं इतना अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा था और इतना अमाउंट हमें कैश में मिल जाता था, मतलब ड्यूल उसमें वे में दे रहे होते थे सैलरी। एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल पे स्लिप के ऊपर बात आती है, सबमिट योर पे स्लिप और एनीथिंग एल्स ना, तो दे आर अनएबल टू टेल अस कि कैसे हो रहा था ये। तो मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि जब भी आप चाहें तो आप देख लेंगे सैलरी पेमेंट किस तरीक़े से। इफ़ इट इज़ इन कैश तो फिर आप ट्रबल में आ सकते हो, कभी ना कभी आप आ सकते हो ट्रबल में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ऑफर लेटर आया हुआ है, अब जैसे बहुत सारे कुछ हैं कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, दूसरी जगहों पे काम करते हैं, और वो आप मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि मैम हमें तो कोई ऑफर लेटर भी नहीं मिला था, बस एक ईमेल आ गई थी कि ये सैलरी है। अच्छा जी, सैलरी कैसे मिल रही थी? वो हमें कैश में बुला के दे दिया करते थे। हम कहते हैं और एक्सपीरियंस लेटर निकाल दिया था, कोई एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं है हमारे पास। अब हम कैसे लॉक करें कि वो कहाँ पे था, क्या कर रहा था, क्या नहीं। वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में अगर बात करो तो वो भी कोई प्रूफ जो होते हैं नहीं दे पा रहे होते हैं, तो हम उसे कैसे लॉक करें? तो अब इतनी अवेयरनेस जो है वो कैंडिडेट में होनी चाहिए कि वो ये सब चीज़ें, क्योंकि देखिए ये आपके एक्सपीरियंस के प्रूफ्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे दिखाने पड़ सकते हैं, वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा और एनीवेयर एल्स ना, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाने पड़ेंगे यहाँ जाके। तो ये चीज़ों को यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीस थिंग्स। थैंक यू सो मच मिस। थैंक यू सो मच। अब मैं इतनी सारी अवेयरनेस के बाद एक बात मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने जितनी भी गुफ्तगू सुनी और उसमें हमने एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में सुना, दूसरी चीज़ों के बारे में सुना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग बहुत निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। यस, आप तमाम मॉसेस, ऑनर्स, डायरेक्टर्स, CEOs, पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, वो एजुकेशनल हो, प्रोफेशनल हो, मल्टीनेशनल हो, उन तमाम लोगों के ऑनर्स से मैं बात करना चाह रही हूँ। सर, ये जो टर्मिनेशन है ना, किसी भी बिला वजह की, किसी भी बात की, कोई भी नौयत पे एम्प्लॉय को निकाल के कंपनी से बाहर भेज दिया जाता है। हो सकता है कभी ये चीज़ आप लोगों के हाथों भी हुई हो, और नहीं तो कम से कम आप उन लोगों को ऑडिट करें जो आप लोगों के साथ आपके नीचे बैठे हैं। बहुत सारी जगहों पे प्रोफेशनल जेलसीज के बेस पे एम्प्लॉयज़ के मुंह से उसका लुकमा छीन लिया जाता है। कभी आप लोगों ने ये बात सोची है कि इस कंडीशन में या इस तरह की सिचुएशन में ये तमाम चीज़ें सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट लेके आ रही हैं? आप जिस एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय 18 साल की एजुकेशन के बाद MBA करता है इतनी मेहनत से, फिर आपकी कंपनी ज्वाइन करता है और किसी भी बिना रीज़न के आप उससे उसका निवाला छीन लेते हैं, उसकी सैलरी रोक देते हैं, वो कितने लोगों को पीछे सर्वाइव कर रहा है, कितने लोगों की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो इस तरह की जॉब कंडीशन से हटेगा, जब उसकी जॉब छूट जाएगी, आपको नहीं लगता कि माशरे में वो एक डकैत भी बन सकता है? आपको नहीं लगता कि वो माशरे में कोई जराइम पेशा शख्स भी बन सकता है? क्या आपको लगता है जितने लोग पाकिस्तान में आजकल के दौर में आए दिन हमें सड़कों पे किसी न किसी के हाथों मरते नज़र आ रहे हैं, डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, उन सब की वजह में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी हाथ है? आपको लगता है
और अगर नहीं लगता तो यकीन जानें किसी के मुंह का लुकमा आप वक्ती तौर पे तो छीन सकते हैं, बट कभी भी पूरा नहीं छीन सकते, क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ का एक मकाफात अमल लिखा हुआ है। हो सकता है आप लोगों की कंपनीज में आने वाली वो तूफान, वो प्रॉब्लम्स जो बिना वजह आ जाते हैं, आपको लगता है एकदम लॉस हो गया, वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ की बददुआएं हों जो आपके ज़रिए नहीं तो आपके एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए उन लोगों के हाथों यहाँ से रुस्वा होकर चले गए, यहाँ से बिला वजह अपनी जॉब से चले गए। क्या आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए? अगर आप इस माशरे का हिस्सा हैं और आप माशरे में कारोबार इसलिए कर रहे हैं ताकि सोसाइटी को एक इम्पैक्टफुल सोसाइटी बनाया जा सके, तो इसको एक पीसफुल सोसाइटी भी बनाइए प्लीज़। क्योंकि मैंने अपने आंखों से ये देखा है कि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पर लोग गद्दी नशीन हैं। लिटरली अगर मैं उनके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चेक करने आऊँ, ऑडिट करूँ, तो वो मैट्रिक भी नहीं करेंगे, फिर वो अपने से ऊपर आने वाले एम्प्लॉय को कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो ये तो मेरे ख्याल में गलत है ना। इस सिस्टम को कौन बदलेगा? कैसे बदलेंगे? क्या हम सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरते रहेंगे? क्या सिर्फ हम अपने अपने बैंक बैलेंस बनाते रहेंगे? हम लोगों का ख्याल कैसे करेंगे और कब करेंगे? प्लीज़ ज़रा सोचिए, ये लम्हा फिक्रिया है, यहाँ नहीं तो आखिरत में तो इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने से जुड़े उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो किसी न किसी वजह से आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। अल्लाह हाफ़िज़।